जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 11वीं के गद्य खंड के पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर हाजिर हूँ। तो अगर आपको ये सारे एमसीक्यू पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के सामने और भी ला सकूं और आप लोगों के परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन पाठ के रचयिता कौन है? मियां नसीरुद्दीन पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मियां नसीरुद्दीन पाठ कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। जी हाँ बेटा, जब भी आप कोई भी पाठ के एमसीक्यू पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो मियां नसीरुद्दीन पाठ कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी पाठ सारी कहानियाँ नहीं होती, या सारे यात्रा वृत्तांत नहीं होते, या सारे पाठ नाटक नहीं होते। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये जो सारे पाठ हैं ये कहानियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मियां नसीरुद्दीन पाठ एक रेखा चित्र है। और रेखा चित्र का क्या अर्थ होता है? बेटा, रेखा चित्र का मतलब होता है किसी भी चीज का इस प्रकार से वर्णन करना कि हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में उस चीज की एक रियल पिक्चर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूं कि तेज बारिश हो रही है, चिड़िया चहक रही हैं, और मैं आपको स्टोरी इस तरीके से बताऊं कि आपके माइंड में उस चीज की एक रियल इमेज बन जाए, आपको लगे कि ये बिल्कुल रियल है। उसी को हम रेखा चित्र कहते हैं। तो इसमें भी लेखिका ने किसके बारे में बताया है? मियां नसीरुद्दीन का रेखा चित्र खींचा है ना। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी? जो मियां नसीरुद्दीन थे उनकी दुकान किस मोहल्ले में थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मियां नसीरुद्दीन की दुकान गड़ैया मोहल्ले में थी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन किस कला में निपुण थे? किस कला में निपुण थे या किस काम में निपुण थे? वो किस काम में एक्सपर्ट थे? तो वो रोटी बनाने की कला में बहुत निपुण थे। उनको बहुत सी प्रकार की रोटियां बनानी आती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका किस मस्जिद के आगे से गुजरकर जाती है? मतलब जो वो गड़ैया मोहल्ला था वो कौन सी मस्जिद के आगे था? तो वो जो है जामा मस्जिद के आगे था। तो आप लोग जानते हैं जामा मस्जिद दिल्ली में है और इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, और कहते हैं जामा मस्जिद में 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो मैं आपको अभी बताया था मैंने कि वो कई किस्म की रोटियां बनाते थे, लेकिन कितने प्रकार की? 56 प्रकार की। जी हाँ, मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। अगला प्रश्न है, जब लेखिका ने अंदर झांका तो मियां क्या पी रहे थे? जब लेखिका गड़ैया मोहल्ले के पास से गुजरती है ना जामा मस्जिद के आगे से, तो उसकी नज़र अचानक एक दुकान पर पड़ती है। तो जब वो वहां जाती है तो वो अंदर झांकती हैं, तो जो मियां नसीरुद्दीन थे वो बीड़ी पी रहे थे। जी हाँ, चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन अखबार बनाने वालों और पढ़ने वाले दोनों को ही क्या समझते थे? तो जो मियां नसीरुद्दीन थे उनको लगता था कि जो अखबार बनाते हैं या जो अखबार पढ़ते हैं वे दोनों ही क्या होते हैं? निठल्ले। उनको लगता था इनका कोई काम नहीं होता, इन अखबार बनाने वालों का भी और पढ़ने वालों का भी, और उनको लगता था कि मैं क्या हूं? मैं कामकाजी हूं। यानी मियां नसीरुद्दीन अपने आप को कामकाजी समझते थे कि मैं तो कामकाज में बिजी रहता हूं, और ये अखबार वाले क्या होते हैं? निठल्ले होते हैं। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन के वालिद का क्या नाम था? बेटा, वालिद का मतलब होता है पिता, यानी कि मियां नसीरुद्दीन के पिताजी का क्या नाम था? उनके वालिद का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम मियां बरकत शाही था। जी हाँ, आप लोगों को याद रखना है कि मियां नसीरुद्दीन के पिताजी का नाम क्या था? मियां बरकत शाही। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन के दादा साहिब का क्या नाम था? यानी कि उनके पिताजी के पिताजी का, उनके दादाजी का। तो उनके दादाजी का नाम था मियां कल्लन। जी हाँ, तो मियां नसीरुद्दीन के पिताजी का क्या नाम था?
मियाँ बरकत शाही, और उनके दादाजी का क्या नाम था? मियाँ कल्लन। तो आप लोग दोनों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन कारीगरों को आटे की प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते थे? मतलब उनके यहाँ जो कारीगर थे ना, तो वो आटे की प्रति मन, जब उनके कारीगर प्रति मन आटे का काम करते थे तो वो कितने रुपए मजदूरी देते थे? तो वो उनको 2 रुपए मन मजदूरी देते थे। ठीक है, जो उनके कारीगर थे ना, जब वो 1 मन आटे का काम करते थे तो वो उनको प्रति मन 2 रुपए मजदूरी देते थे। जैसे हम होते तो कोई भी इंसान कहता है कि अगर तुम मेरे यहाँ 1 घंटे काम करोगे तो मैं तुमको 100 रुपये दूंगा, तो ये प्रति मन आटे के कितने रुपए मजदूरी देते थे? 2 मन। ऐसा ही अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन कारीगरों को मैदे की प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते थे? तो आटे की तो वो 2 मन देते थे प्रति मन, और मैदे की 4 रुपए। हाँ, तो 1 मन मैदे का अगर कारीगर काम करते थे तो वो उनको 4 रुपए देते थे, और अगर 1 मन आटे का काम होता था तो वो उनको 2 रुपए देते थे। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन का चेहरा किसकी मार से पका था? जब लेखिका की नज़र उन पर पड़ती है ना, तो उनके चेहरों पे झुर्रियाँ भी रहती हैं, है ना, उनकी आंखों में कारीगरी के तेवर रहते हैं। उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थी ना, वो उनके अनुभव को दिखाती थी कि इस इंसान ने अपने जीवन में कितना अनुभव हासिल किया है। तो उनका जो चेहरा था वो किसकी मार से पका था? मौसम की मार से। अगला प्रश्न है, खोजियों की खुराफात किसे कहा गया है? देखिए, आप शब्द को समझिए, खोजियों की खुराफात। तो खोजी लोग कौन होते हैं? अखबारनवीस। और अखबारनवीस किसको कहते हैं? पत्रकार को। यहाँ पे खोजियों की खुराफात किसे कहा गया है? अखबारनवीस को। और अगर अखबारनवीस नहीं लिखा होगा ऑप्शन में तो पत्रकार भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अखबारनवीस शब्द का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको अभी बताया, अखबारन 20 शब्द का क्या अर्थ है? अखबारन 20 शब्द का अर्थ है पत्रकार। और खोजियों की खुराफात भी किसको कहा गया है? पत्रकार को, क्योंकि पत्रकार हर चीज को क्या करते हैं? खोज के निकालते हैं। अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन ने नानबाई का काम किससे सीखा? तो मियां नसरुद्दीन का जो ये नानबाई का काम था, रोटी बनाने का, ये उनका खानदानी पेशा था। उनके दादाजी भी करते थे, उनके पिताजी भी करते थे, लेकिन उन्होंने ये काम अपने पिताजी से सीखा। कौन थे उनके पिताजी? बरकत शाही, है ना। अगला प्रश्न है, तरह तरह की रोटी बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो आप समझ गए होंगे, उसे नानबाई कहते हैं। जी हाँ, और मियां नसरुद्दीन को क्या कहा गया है? नानबाइयों का मसीहा, क्योंकि ये क्या थे? रोटी बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे, और ये कहते थे कि एक कुशल नानबाई कुएं में भी रोटी बना सकता है, मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है ना। अगला प्रश्न है, कौन सी रोटी पापड़ से भी अधिक महीन होती है? देखिए, रोटियों के कई प्रकार होते हैं। आप बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे, आपको कई प्रकार की रोटियां मिलेंगी, तो वो कह रहे हैं कौन सी रोटी पापड़ से भी ज़्यादा महीन, महीन माने होता है पतली, पापड़ से भी ज़्यादा एकदम पतली होती है, तो कौन सी होती है? तुनकी। जी हाँ, देखिए बेटा, ये सब रोटियों के प्रकार है। शीरमाल, बेसनी, तुनकी, रुमाली, ऐसी बहुत प्रकार की है। मियां नसरुद्दीन भी 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मीना साज का क्या अर्थ है? देखो बेटा, ये शब्द कहाँ पे आता है? ये शब्द तब आता है जब लेखिका मियां नसरुद्दीन से पूछती है कि क्या आपने ये काम कहाँ से सीखा है ना, क्या आपने ये काम अपने परिवार से सीखा है? तो मियां नसरुद्दीन तब बोलता है कि अगर मैंने ये काम अपने परिवार से नहीं सीखा तो किससे सीखा है? मीना साज से, तंबोली से, है ना, या कपड़े रंगने वाले से। वो अलग अलग नाम लेता है कि मैंने, इसका मतलब मैंने ये काम अपने परिवार से ही तो सीखा है, नहीं तो किससे सीखता? तो मीना साज का अर्थ यहाँ पर क्या है? सोने चांदी पर रंग करने वाला। जी हाँ, मीना साज का मतलब होता है सोने चांदी पर रंग करने वाला। ठीक है, और अगर आ गया रंगरेज का क्या अर्थ है? तो रंगरेज का अर्थ समझ गए होंगे आप, कपड़े रंगने वाला। मीना साज का अर्थ होता है सोने चांदी पर रंग करने वाला। अगला प्रश्न है, तंबोली किसे कहते हैं? तो तंबोली का अर्थ होता है पान वाला। जी हाँ, तंबोली का अर्थ होता है पान वाला। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि तंबोली का क्या अर्थ है, मीना साज का क्या अर्थ है, रंगरेज का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन के मन में क्या दर्द छिपा है? तो अंत में मियां नसरुद्दीन कहते कि मेरे मन में एक दर्द भी छिपा है। उनके मन में किस चीज़ का दर्द था? कि आज के समय में कोई कला की कदर नहीं करता। मतलब आजकल लोग केवल खाने को क्या है, खाने की नज़र से ही देखते हैं कि केवल
मतलब खाना सामने आया और उसे खा लिया। मतलब वो ये नहीं देखते कि खाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। खाना बनाना भी एक कला होती है बेटा, है ना। तो उसके पीछे की मेहनत को भी समझो। तो मियां नसरुद्दीन के मन में केवल एक ही दर्द है कि आज के समय में कोई कला की क्या नहीं करता, कदर नहीं करता, उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखता। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के सामने और भी ला सकूं। और मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।